नमस्कार साथियों, एबीसी मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप पहले से लाइक और सब्सक्राइब आपने किया हुआ है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि एबीसी मैथ्स एकेडमी में रोज शाम को 5 बजे मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस डाली जा रही हैं, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ही प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। चयन भी प्रश्नों का लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर किया गया है। मतलब कि जैसे पहले कूट वाले प्रश्न मैथ्स में नहीं दिखते थे, कथन कारण वाले प्रश्न नहीं दिखते थे, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन नहीं दिखते थे, पर इस अभी जो हम करा रहे हैं इसमें पूरे लेटेस्ट पैटर्न में ही कथन कारण सही जोड़ी कूट के साथ सारे प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज अपन मैथ्स के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनकी अप्रोच कैसे हो सकती है। पहला क्वेश्चन ही है कथन और कारण से। क्या कहता है? 2048 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कथन कारण को ना हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दोनों को पहले इंडिपेंडेंट रूप से कथन ट्रीट करें। मतलब ये मान लो ये भी कथन है, स्टेटमेंट है, और ये भी स्टेटमेंट है। चेक करो क्या ये सही है कि नहीं। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। चेक करो ये सही है कि नहीं। अगर ये सही है ना तो ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं। अब जब दोनों सही हो जाते हैं तभी दिक्कत होती है। फिर आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है, ये कथन को, और दोनों कथन को मतलब मिक्स करके एक बार में ही पढ़ लेना है। फिर पहले क्या करना है? सबसे पहले इसको पढ़ो, फिर इसको पढ़ो। अगर दोनों सही हो गए तो दोनों को फिर एक बार में पढ़िए और देखिए क्या इसका कारण ये है क्या। जैसे कि सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है? 2048 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 2048 पूर्ण वर्ग है क्या? हम बोलेंगे एक बार देख के नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण वर्ग के इकाई के अंक यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 और 8 ना नहीं आ सकते। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस में, यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकते। पूर्ण वर्ग के इकाई के अंक में नहीं आ सकते, और यहां तो 8 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आप बोलेंगे ठीक बात है सर। अब देखो, अलग से इसको हमने पढ़ा और छोड़ दिया मार्क करके कि ये सही कह रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको भूल गए हम, ये कथन को। अब इसको पढ़ते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता। सही तो बोल रहा है, 2, 3, 7, 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में नहीं आएगा। ये भी सही हो गया। जैसे ही दोनों सही हुआ, आपको एकदम अलर्ट हो जाना है और सबसे पहले ये सोचना है कि ये दोनों तो अपने आंसर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां ए सही है लेकिन आर गलत, यहां आर गलत है लेकिन ए गलत है, लेकिन आर सही। तो दोनों सही हो गए, तो ये तो एक सही एक गलत वाले ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों सही वाले हैं, कैसे इसको चेक करें? तो दोनों को ना एक साथ पढ़िए। अब 2048 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। और इस सेंटेंस की ये व्याख्या करे, एक्सप्लेन करे, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि एक्सप्लेन नहीं करता, व्याख्या नहीं करता, तो आता बी। जैसे मान लो हम यहां पे ये इसको ना देकर लिखते 6 एक सम संख्या है, तो देखो क्या ये सही हुआ? हाँ, 2048 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सही है। 6 एक सम संख्या है, ये सही हुआ क्या? बिल्कुल हो गया। अब पढ़ो दोनों को ऐड करके, 2048 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 6 एक सम संख्या है। अरे क्या वो व्याख्या कर रहा है? नहीं, अलग अलग दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा यहां पे, वो ऐड ही नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आता इसमें। इस कंडीशन में क्या आता? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी क्या आंसर है आपका?
ऑप्शन नंबर ए आंसर है। दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या ये कथन कर रहा है, कारण कर रहा है। आगे बढ़िएगा भाई। अजय अपनी कुल संपत्ति 11,85,600 को 3 भागों में अपने पुत्र, पत्नी और पुत्री के बीच में इस अनुपात में बांटना चाहता है। अजय है, उसके पास है 11,85,000। अच्छा, 600 रुपए भी है भाई, 600 मत भूलना। इसको अपने सन में, वाइफ में और डॉटर के बीच वो बांटना चाह रहा है। पहले पुत्र बोला तो पुत्र, पत्नी बोला तो पत्नी, पुत्री बोला तो पुत्री। किस भाग में? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब ध्यान से सुनना, हमको ना कभी भी बटा नहीं पसंद। बटा नहीं पसंद मतलब नीचे ना नंबर नहीं पसंद। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको कैंसल कर लेते हैं। कैंसल करने के लिए क्या करना है, इन नीचे जो नंबर है ना उनका एलसीएम लो। एलसीएम लिया, 12 आया, 12 से गुणा कर लिया सभी को। तो क्या आया, 2 छंग 12 डिवाइड किया तो 2 से 6 बार जाएगा, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। मतलब अजय ने अपने सन को दिया 6 यूनिट, वाइफ को दिया 4 यूनिट और डॉटर को दिया 3 यूनिट। आप कहेंगे हाँ सही बात है। टोटल कितना यूनिट में है उसकी संपत्ति, कितने यूनिट हो गई, 6 4 10 3 13, टोटल 13 यूनिट है। और रुपए में कितने हैं, 11,85,600 रुपए में है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 13 से डिवाइड कर लीजिए। 13 से डिवाइड किया, 13 निया 117, 1 बचा 15 हो गया, 13 एकम 13, 2 बचा 13 दूना 26 00। तो आपको निकालना है सन के पास डॉटर से कितना अधिक था, कितना यूनिट अधिक है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 9 तिया 27, 27 3600। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। चेक कीजिए कितना अधिक है, ये निकालना था तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या कहता है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया है एग्जाम में। कैसे निकालते हैं, 50 का सीपी बराबर है 40 वस्तुओं के एसपी के। जो कट रहे हैं कैंसिल कर दो और सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो। सीपी अपॉन एसपी, कैसे, सीपी यही था, एसपी इधर ले आओ तो नीचे आ जाएगा, 4/5 आया। अब चेक कीजिए सीपी कितना 4, एसपी कितना 5। 4 रुपए में खरीदा, बेचा 5 में, 4 में खरीद कर 5 में बेचा है, क्या हुआ है, फायदा हुआ है, प्रॉफिट। तो हानि वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दीजिए। कितने का प्रॉफिट, 1 का, कितने पे, खरीदा 4 में था ना, तो 4 में सीपी में होता है प्रॉफिट, तो सीपी में हुआ मतलब 4 में हुआ इंटू 100%। कितना परसेंट आंसर है, 25% आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भाई। चलिए, ये अपनी कुल आय का 20% खाने में खर्च कर रहा है, 30% किराए पर, 12% मनोरंजन पर, 10% बिजली बिल पर और 8% पेट्रोल पर खर्च करता है। तो देखो ये जितने भी खर्च दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं, कुल आय के। किसके दिए गए हैं, कुल आय के। तो कुल आय मान लो टोटल इनकम है रवि की 100%। 100% में खर्च को इस तरफ लिखते जाओ। तो जो एक्सपेंस है ना, खर्च है, वो पहले किया फूड पर, कितना किया है सर, 20% किया है। आगे बताइए, तो किराए पर, रेंट पर किया है 12%। एंटरटेनमेंट मनोरंजन पर किया है, अच्छा रेंट पर 30% है बाबू, रेंट पर ना 30% है। एंटरटेनमेंट पे 12% है और 10% बिजली बिल पर है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कितना है, 10%।
पेट्रोल पर कितना है? 8% है। तो टोटल कितना खर्चा कर लिया? 20 30 50 और 10 60 70 72 और 8 80% तो उसने खर्चा कर लिया। 100% कमाता है, 80 खर्चा। 100 में 80 खर्चा, तो सेविंग कितनी आ गई उसकी? सेविंग 20% नहीं आ गई सेविंग? आप बोलेंगे हाँ सर 20% सेविंग आ गई। और बचा कितना रहा है? 14,000 रुपए बचा रहा है। और बचाया परसेंट में कितना है? 20% बचाया है। तो 20% की वैल्यू 14,000 हो जाएगी। आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसल। 1% की वैल्यू 700 रुपए। तो आपको क्या निकालना है? मासिक आय। मासिक आय कितना परसेंट माना? 100% ना। तो एक के आगे 2 जीरो चिपकाइए, इस तरफ भी 700 के आगे 2 जीरो चिपकाइए, आपका आंसर आ गया। कितना आया? 70,000 रुपए आपका राइट आंसर है भाई। चलिए, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी मिलाना है, कूट वाले प्रश्न है। कूट वाले प्रश्न दिए गए हैं। अब आपको ना कभी भी आप देखते हैं मैथ्स में खासकर, डरना नहीं है। कूट वाले प्रश्न से बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि एक आध आपने बना लिया ना तो आपके बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे? देखते हैं। आप मान लो आपको सिर्फ एक पता है, बाकी तीन नहीं पता, तो कैसे बनाना है? घंटे को मिनट में बदलने के लिए आप सभी को पता है कि 2 घंटे में कितने मिनट? 2 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। कैसे निकाला? 60 का गुणा कर दिया। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, जे के साथ फिट हो रहा है 3, तो जे के साथ फिट हो गया 3, तो 3 लिख लिया सर। आगे अब देखो, जे के साथ 3 है तो ये तो नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं ना, वही पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जे के साथ 1 नहीं आएगा, जे के साथ 4 नहीं आएगा। अब देखो जे और 3। अब आपको अगर बाकी नहीं भी बन रहे तो तुक्का तो लगा सकते हो, तुक्का सही होने का ज्यादा चांसेस है। तो कूट वाले प्रश्न को हमेशा सॉल्व किया करो, पढ़ा कम से कम करो। अब देख लेते हैं, के 4 है, के 4 है, तो के जे के साथ 3 है और जे के साथ 3 हो गया। के साथ 4, के साथ 4, मतलब एल अब डिसाइड करेगा। यदि सभी संख्याओं में 60 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या से निकलेगा? सभी में 7 जोड़ रहे हो तो नया औसत में भी 7 जोड़ो। एल का 1, एल का 1 होगा। एल का 1 है, एल का 2 है। ये आंसर नहीं है, मतलब यही आंसर है। देखो 2 से बना लिया हमने। सर ये इसको बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? सेकंड को मिनट में बदलने के लिए, मान लो 120 सेकंड को है, हम बोले मिनट में बदलो, तो क्या करेंगे? 1/60 लिखेंगे कि नहीं? 60 से डिवाइड करेंगे। तो मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 1/60 का गुणा करेंगे। 1/60 का गुणा करेंगे, 4 आ जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है सर, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसका 2 आएगा, लेकिन कैसे एक बार समझा तो दो। 151 में क्या करें जिससे जो प्राप्त हो रहा है वो 13 से डिवाइड हो? तो 151 में ना अगर आप 60 घटा दो तो आएगा 91। 13 सत्ते 91 कैंसल हो जाएगा, मतलब यहां पे क्या आएगा? 2। देखो m का 2, l का 1, k का 4 और j का 3 राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये किससे क्वेश्चन पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट से। क्या पूछता है? 4,000 की धनराशि 3 वर्षों में प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाएगी? सबसे पहला बच्चा देखा, इसको देख के डर गया। डरना नहीं है। इसका मतलब क्या है? 8 सहित 1/3% है ना, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होता है? इन दोनों का गुणा, और गुणा करने पे जो आया ऊपर जोड़ दो। तो 8 तिया 24 और 1 25, 25/3 हो गया। और परसेंट का परसेंट, तो ये एक्चुअल में 25/3% है बस।
अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, डरना नहीं है इससे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है वो ये कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल है, 4,000 रुपए। ये 3 साल में कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब A3 निकालना है। A3 क्या है, मिश्र धन 3 साल का। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में SI जोड़ देते हैं। हमको प्रिंसिपल पता है, SI नहीं पता ना, तो SI निकाल लो। SI निकालना है, SI मतलब साधारण ब्याज। कैसे निकलेगा, हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आप बोलेंगे हाँ सर, तो मूलधन कितना है 4,000, दर कितना है, दर कितना लिखा है 25/3 इंटू टाइम कितना है, टाइम है सर 3 साल, और 100% है तो 100 भी तो लिखेंगे। 3 से 3 कैंसल, 100 से 100 कैंसल, 25 चौक 100, 10, 1,000 रुपए आ गए। तो ब्याज कितना आया, 1,000 रुपए। तो आपको कितना रुपया हो गया, कितना रुपया हो गया, 4,000 में 1 का ब्याज मिला तो 5,000 रुपए नहीं हो गए। तो आंसर क्या आया, वही तो पूछा है कि कितने रुपए हो जाएगी 4,000 की धनराशि, 5,000 हो जाएगी। आंसर कितना आया, 5,000 राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये देखिए, फिर ये क्या है, आपको सही कथन चूज करना है, उसका चयन करना है। फॉर्मूला के रूप में पूछता है, अभी आबकारी वाले में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं, लाभ परसेंट क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। सर सबसे पहले लाभ ना, प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी होता है, और यहां तो सीपी माइनस एसपी लिखा है। सबसे पहले तो यहीं गलत हो गया, ये यहीं पे गलत हो गया। दूसरी बात, अपॉन में सीपी आता है, एसपी नहीं आता, गलत है सर। हानि लॉस परसेंट क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%, यही तो दिया है, बिल्कुल दिया है, सही है। छूट परसेंट क्या हो जाता है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, क्योंकि छूट किस पे मिलती है, एमआरपी पे मिलती है, एमआरपी पे ऑफर किया जाता है छूट, तो ये सही तो है, छूट बटे एमआरपी इंटू 100%। अब देखो बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो पहले हम बता देते हैं, बिल्कुल ये सही रिलेशन है। तो क्या आंसर आएगा, के, एल और एम तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब इसको देखते हैं कि ये है क्या। देखो किसी वस्तु को D% की छूट दी गई, छूट किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। तो एमआरपी पर आपने छूट दिया कितना परसेंट, D%, छूट दिया ना, छूट दिया तो कम करेंगे, छूट देते हैं तो कम करते हैं। तो कितने की छूट, D% की, तो 100 में D की छूट, तो 100 में D घटा दो क्योंकि इतनी छूट है, और परसेंट है तो अपॉन में 100। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट देते हैं तो क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। एमआरपी में छूट दिया तो क्या निकला, विक्रय मूल्य। जैसे ये 100 रुपया लिखा था एमआरपी, 20 रुपए की छूट दे दिए, 80 रुपए में क्या, 80 रुपए में क्या बेच दिए, विक्रय मूल्य। तो डी जब भी छूट देते हैं तो क्या निकलता है, विक्रय मूल्य। अब वो कहता है बेच तो दिया, तो बेचने पर फायदा हो गया, तो प्रॉफिट होता है किसमें, सीपी में। तो P% का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट हुआ मतलब जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो 100 प्लस P अपॉन 100। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य है, कैंसल हो गए। तो क्या आया, एमआरपी अपॉन सीपी, सीपी नीचे आ गया, 100 प्लस P ऊपर है, और नीचे क्या आ गया, 100 माइनस D। ये कौन सा केस हुआ बाबू, एमआरपी और सीपी का रिलेशन, रेशियो, कब, जब प्रॉफिट हो। कब का रेशियो है, जब प्रॉफिट हो, और जब लॉस हो तो
तो लॉस हो तो प्रॉफिट की जगह लॉस लिखना, क्योंकि लॉस होता है तो हम लिखते हैं लॉस बटे 100, और लॉस होता है तो माइनस करते हैं, तो यहां पे 100 में एल माइनस होगा, 100 माइनस एल, तो ये 100 माइनस एल होगा, बस यही अंतर है। तो उनका रिलेशन क्या आ गया, एमआरपी और सीपी का जब लॉस हो तो 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस डी। ये कब रिलेशन निकलेगा, ये रिलेशन तब का है जब लॉस हो। मतलब क्या, इस पेन पे छूट दिया और छूट देने के बाद बेच दिया तो लॉस हो गया। तो एमआरपी और सीपी का रेशियो ये है, और एमआरपी सीपी का रेशियो जो प्रॉफिट की जगह लॉस रखना है, सिंपल सी बात है। और लॉस होता है तो माइनस, प्रॉफिट होता है तो प्लस, बाकी सब सेम है। तो देखिए यही तो लिखा है 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट गुणनफल 384 है। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 384 है। एक संख्या है 16, तो दूसरी संख्या निकालिए कह रहा है। हमको क्या रिलेशन पता है बाबू, कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 384 दिया है। पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 16 दूना 32, कितना 6 बचा, 16 चौक 64। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, चेक कीजिए। चलिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हमने कहा ना क्रम से जमाने वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उसको अरेंज करें तो कैसे किया जाएगा। आपको निकालना है हानि प्रतिशत, निकालने के लिए चरणों को अरेंज करें। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि हमने दे दिया कि हानि निकालो, तो कैसे निकालोगे आप हानि, लॉस कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हमको सीपी बताओ, पहला चरण, फिर बताओ एसपी, दूसरा चरण, फिर हम निकाल लेंगे लॉस, फिर हम लिखेंगे लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, और ये निकल आएगा। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा लॉस निकालेंगे और चौथा में लॉस का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो पहला सीपी पता करना है, तो क्रम मूल्य का निर्धारण कीजिए, ये पहला होगा। दूसरा होगा एसपी, तो विक्रय मूल्य का निर्धारण कीजिए, जे के बाद एम। तीसरा होगा लॉस निकालो तो हानि ज्ञात करो, तो तीसरा है। चौथा होगा हानि प्रतिशत का सूत्र लिखिए, और पांचवा क्या है, लास्ट में तो यही आएगा, क्योंकि हानि प्रतिशत निकालना है तो लास्ट में जो बोलता है वो तो लास्ट में किया जाता है कि हानि प्रतिशत निकालो, तो सबसे लास्ट में निकालेंगे, तो एल लास्ट में होगा। तो पहला जे एम दोनों में है, ये आंसर नहीं हो सकता। सबसे पहले जे एम के सर ये नहीं है, यही है। चलो आप बोलेंगे ठीक है सर लेकिन ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि हम पहले सीपी ना लिख के एसपी लिखे, दूसरे में सीपी रख लिए, तब भी तो आंसर निकलेगा। पहले एसपी पता कर लिए फिर सीपी, कर सकते हो। तो स्टार्टिंग यदि पता नहीं चल रहा तो लास्ट पता कर लो। सर ये भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख लेंगे तब भी तो सही होगा। और एसपी क्या है, एम पहले, एम का निर्धारण ये भी तो सही हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है तो हो सकता है। तो आप यदि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि शुरुआत कहां से करें तो अंत कहां पे होना है ये तो पता है ना, अंत कहां पे होना है, हानि प्रतिशत निकालिए, लॉस परसेंट निकालिए। तो लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए, के में खत्म होना, सॉरी लॉस परसेंट, ये तो हानि की बात कर रहा है, हानि प्रतिशत का ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये एल है, तो एल लास्ट में होगा।
एल लास्ट में नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक में ही एल लास्ट में है तो हम या तो शुरुआत से एलिमिनेट करें या लास्ट से पता कर लें। लास्ट में देखा हानि प्रतिशत निकालना है और लास्ट जो निकालना है वो तो लास्ट में करोगे, तो हानि प्रतिशत लास्ट में होना चाहिए, एक में ही है, वही आंसर है। तो दोनों अप्रोच हो गए, शुरुआत से भी और लास्ट से भी। आप देख लीजिए, दोनों को लगाइए, जिससे आपका जल्दी बन रहा है वो आंसर है। चलिए नेक्स्ट, इतने रुपए पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज। अब हम जानते हैं साधारण ब्याज निकाला कैसे जाता है बाबू। सिंपल इंटरेस्ट इनटू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। आप बोलेंगे ठीक बात है, तो प्रिंसिपल कितना है 2400 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम ड्यूरेशन 73 दिन दिया है। अब एक बात समझो, ये ना टाइम हमेशा साल में लेना है। किस में लेना है? साल में। ये 73 दिन दिया तो कैसे 73 थोड़ी लिख देंगे, 73 लिखेंगे मतलब वो 73 साल समझेगा फॉर्मूला, तो उसको क्या पता कि आप दिन का निकालना चाह रहे हो। तो दिन का निकालना चाहते हैं तो कैसे कीजिए, देखिए एक साल में ऐसा सोचो 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 365 दिन को यदि साल में बदलना है तो कितने साल? एक साल। एक दिन मतलब 1/365 साल। एक दिन मतलब कितने साल? इतने साल। अरे 365 नीचे ले जाओ, तो 73 दिन को बदलना है ना, तो 73 दिन में कितने साल? 73 गुणा कर दो, 73/365 साल। तो 73 दिन को क्या लिखेंगे? 73/365। अब सुनो, यदि कहता 5 दिन का निकालो तो 5/365 करते। बोलता 15 दिन का निकालो तो 15/365। तो याद कर लो, दिन बोलेगा ना तो 365 से डिवाइड करना है बस। क्यों? क्योंकि एक साल में 365 दिन, लीप ईयर छोड़ दो, 365 से डिवाइड करना है बस दिन को साल में बदलने के लिए। अब देखो 3 पंचे 15, 7 पंचे 35, 5 बार में कट जाता है, तो 73 इसीलिए लिया है क्योंकि 5 बार में कटता है। आप भी सोचे होगे 73 ही क्यों बोल रहा है, 75 बोल देता भाई, क्योंकि 73 पंचे 365, 5 तिया 15, डबल जीरो से डबल जीरो, 24 तिया कितना 72, 72 रुपए ना आपके राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कोई बस कोरबा से बिलासपुर 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, बिलासपुर से रायपुर की दूरी इतने घंटे की किलोमीटर से तय कर रही है, तो औसत चाल निकालना है। औसत चाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया है स्पीड लिखिए, टाइम लिखिए, सॉरी स्पीड डिस्टेंस टाइम, SDT बताया है। तो चेक करो स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? नहीं नहीं, 90 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस लिखो। तो स्पीड कितनी थी? 30। तो टाइम क्या आएगा? हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करो, 30 में से 90, 90 को 30 से डिवाइड करो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 90/30 मतलब आया कितना? 3 घंटे लगे। आप बोलेंगे सही बात है, 100 किलोमीटर की दूरी चल रही है, बस चाल है 50, तो टाइम कितना लगा? 100/50 करेंगे तो 2 घंटा लगा। अब आप बताओ क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। क्या होता है स्पीड? एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? टोटल कितना दूरी तय किया? 100 और 90, 190, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 190। टाइम कितना लगा? 3 और 2 5, मतलब 5, डिवाइड कर लो, 5 तिया 15 और कितना बच गया? 5 अट्ठे 40, 38 किलोमीटर प्रति घंटे ना आंसर है। देखो
इससे शानदार तरीका नहीं हो सकता इसको सॉल्व करने का, ऐसे ही बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 5 में से 4 पारियों में इतने इतने रन बनाए, 4 पारियों में रन बनाए इतने, तो कितने रन बना लिए टोटल? 6 3 9, 9 7 16, हासिल आई 1, 7 7 14, 15 16 और 1 17, टोटल रन बना लिया वो 176। तो 4 पारी में टोटल रन कितने हैं? टोटल रन 176। पांचवें पारी में 5 पारियों में 55 रन चाहता है, तो 5 पारी में एवरेज कितना होना चाहिए कह रहा है? 55। तो टोटल कितने रन होने चाहिए भाई? इनका योग गुणा होता है। 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 2 27। तो जो 5वीं पारी है उसी में कितना रन बनाया होगा वो? सर 99 रन। 176 से 275 बनाया होगा, कितना रन बनाया होगा? 99। 1 रन से सेंचुरी से चूक गया, कितने रन बनाना है उसको? 99 रन बनाने हैं। चलो भाई, 3 संख्याएं इतने अनुपात में है, उनका एचसीएफ यह है, तो वो संख्या क्या है? याद रखो, जब भी रेशियो दिया जाए ना और एचसीएफ दिया जाए तो संख्या कैसे निकलेगी? डायरेक्ट गुणा करो रेशियो में। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, कितना आया? 12 24 और 36। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलासपुर शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ी, अगले वर्ष 6% बढ़ी, तो 2 साल में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या है? यदि A% और B% कोई बढ़ रहे हैं ना क्रमागत सक्सेसिव, तो इसका फॉर्मूला है A प्लस बी प्लस AB/100। इसको नेट इफेक्ट मेथड कहते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला है। तो कितना कितना दिया है? 5%, फिर 6%, फिर 5 गुणे 6/100, 6 5 11, 5 छक्का 30/100। ये 0.3 हो गया, तो कितना आ गया? 11.3%। आपका राइट आंसर है। आप बोलेंगे हाँ सर बहुत सही। ये फॉर्मूला याद कीजिए ऐसे क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात इतना है एवं आयु का योग 72 है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनके उम्र का अनुपात है 3:5 और उनका योग है 72 साल, तो आप देखो यूनिट में कितना है योग? सर यूनिट में ना 8 यूनिट है। 8 यूनिट की वैल्यू 72 है, 75 नहीं है, 72 बोला है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 9 72। तो आपको क्या पूछा है? 6 साल बाद आयु। तो पहले वर्तमान आयु तो निकाल लो, वर्तमान कितनी है? तो सर वर्तमान जो आयु है वो कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 तिया 27 और 5 यूनिट की वैल्यू 9 पंचे 45। हमसे बोला है 6 साल बाद, तो 6 साल में ये भी 6 साल बड़ी होगी, बड़ा होगा, और ये भी 6 साल बड़ा। 6 बड़ा हुआ तो 33 और ये 6 बड़ा हुआ तो 51, किसी से कैंसल होगा, 3 से 11, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 11:17 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भाई, चेक कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या निकालिए। अभाज्य संख्या, सर ये अभाज्य नहीं है, 7 से कटेगा। 7 दूना 14, 7 एकम 7, ये भी 7 से कटता है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब देखो ये 7 से कटता है, अभाज्य नहीं है, और 19 से भी कटता है। 19 7 133। अरे गलत है ना, अभाज्य नहीं है ये।
7 एकम 7, 7 निया 63, 19 से कट रहा है, ये भी अभाज्य नहीं है, तो एक ही अभाज्य है, ये अभाज्य है भाई। अभाज्य संख्या निकालने का और भी बहुत तरीके हैं, पर बेसिकली आप ऐसे अगर 3 नंबर का होता है तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये देखो शानदार क्वेश्चन। अब कोई बच्चे देखेंगे और डर जाएंगे, सर ये बार दे दिया, ऊपर में क्यूब रूट दिया है, कैसे सॉल्व होगा। चलो समझना कैसे सॉल्व होगा बड़े प्यार से। सबसे पहले ये क्यूब रूट भूल जाओ कि ये क्यूब दिया भी है, भूल जाओ। इसको आप ट्रीट करो 0.037 के ऊपर बार। तो ये बताइए इसको लिखा कैसे जाए। तो ये 37 कितनी संख्या के ऊपर बार है, 3, तो 3 बार 9। आप बोलेंगे ठीक बात है सर। अच्छा ये बताओ इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 37/9 इंटू 3 इंटू 37। सर ये क्या कर दिया, नहीं आया समझ में। 37 दिया 111, नहीं आया तो एक बार और देखो। सर 9 निकाल लिया तो 111, देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और हम जानते हैं 37 तिया, तो ये कितना आ गया 1/27। अब लगा लो क्यूब रूट। अब क्यूब रूट में लगा लो 1/27 क्यूब रूट है, 1 का क्यूब रूट 1, 27 का क्यूब रूट 3, 1/3 आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 98 क्वेश्चन मतलब 18वां क्वेश्चन है। ए और बी इतने हैं तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है। ए है 1300 और बी है 1450। कितना परसेंट अधिक है, बी कह रहा है। कहां से, ए से। ए से तो ए से बोला तो नीचे ए कितना अधिक है 150 बटे गुणित 100%। 13 एकम 13 और कितना आएगा 2 बचा ना, 13 एकम 13 11 आ रहा है। एक ही ऑप्शन में 11 है, आंसर आ गया। चाहे तो रेशियो से भी कर सकते थे, 0 0 कैंसिल करके, या फिर ऐसे कर लिया, दोनों सेम है। इनका एलसीएम निकालना है। भिन्न का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 2/5 है, 3/7 है, 4/9 है। एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम मतलब 2 3 और 4 का एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ 5 7 और 9 का एचसीएफ। ये बताओ एलसीएम ऊपर का कितना आएगा 12, और इनका एचसीएफ किससे डिवाइड होंगे, तीनों 1 से, और किसी से तो होंगे नहीं, तो 12 आपका राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन सेशन का क्या कहता है, ये बॉड मास से रिलेटेड आया। देखो सबसे पहले तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे 7/14 मतलब 1/2 इंटू 8। अब ब्रैकेट इधर सॉल्व करो, 5 तिया 15, 1/3 गुणित 6 ऋण 4 तिया 12। ये ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 दूना 2 एकम 2, 12 में से 2 गया -10, यहां पे 2 चौक 8। अब देखिए प्लस माइनस -10 कितना आया -6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। देखो पहले इसको सॉल्व किया, इसको किया, फिर सबको जोड़ा, -6 आ रहा है। चलिए ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन ने देखा। थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन थे जो लेटेस्ट पैटर्न में अभी अभी एग्जाम में पूछे गए हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन थे। पूरे क्वेश्चन वही नहीं थे, उसी जैसे थे, डेटा अलग था, पैटर्न लेकिन सेम था। यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को,
और अपने दोस्तों को बताइए। रोज शाम को 5 बजे यहीं इसी चैनल पर मुलाकात होगी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।